नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, बांग्लादेश को लेके एक ह्यूमन राइट्स वॉच का एक रिपोर्ट निकला हुआ है। ये एक्चुअली में क्या है, ये रिपोर्ट जो है और जो मोहम्मद यूनिस जो है उसने एक खुला चैलेंज दिया है यूनाइटेड स्टेट्स को। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूनाइटेड स्टेट्स एज अ नेशन नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप को एक खुली चैलेंज दिया है उसने। वो एक्चुअली में बताना चाहता है कि ही वांट्स टू प्रूव दैट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश इज बिहाइंड हिम, बिहाइंड मोहम्मद यूनिस एंड डोनाल्ड ट्रंप। यू कैन डू नथिंग, यू कैनॉट इवन अनसीट मी। ये वो बोल रहा है, मन बोलने की कोशिश कर रहा है कि मोहम्मद यूनिस की मुझे डोनाल्ड ट्रंप हटा भी नहीं पाएगा। तो इस वीडियो में मैं अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा और डीप स्टेट का क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अभी आज के डेट का इन्वॉल्वमेंट मैं बताऊंगा, पुराने इन्वॉल्वमेंट्स नहीं, आज के डेट का इन्वॉल्वमेंट बताऊंगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो हुआ क्या है दोस्तों, जैसे मैंने कहा है कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट निकाला और एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। हर कोई अभी बांग्लादेश में ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट को कोट कर रहा है कि ये देखिए, हम नहीं, ह्यूमन राइट्स वॉच जो है उसने पब्लिश किया हुआ है कि जुलाई रिवॉल्यूशन में कैसे प्रताड़ित किया गया था, कैसे प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो है गोलियां बरसाई गई थी, मारी गई थी, हजारों लोगों को मारा गया। और पूरी कहानी जो है उसमें लिखा गया है, जो कि बिल्कुल ह्यूमन राइट्स वॉच जो है उसने बिल्कुल ऐसे कहानी उसने लिखी है जैसे कि प्रो यूनिस बने वो कहानी। उसमें पहले कहा शुरू किया कि जुलाई में मानसून रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, मानसून रेवोल्यूशन या जुलाई रेवोल्यूशन जो भी है उसका नाम। फिर धीरे धीरे कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने डंडे बरसाए, गोलियां बरसाई, फिर कैसे लीडर्स को, टीचर्स को कैसे गोली मार के मार दिया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बताई। फिर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, जो ये जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स के जो लीडर्स थे उनको लेके जेल, उनको उनकी अब्डक्शन कर लिया, किडनैप करके उनको लेके 4-5 दिनों तक रख दिया बंद करके, फिर बाद में छोड़ा जब शेख हसीना थी बांग्लादेश के भीतर। और ये सब हुई। फिर उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद अगस्त 5 तारीख को जो है शेख हसीना चली गई, फिर तख्ता पलट हो गया। उसके आगे उन्होंने कहा कि जे देख, शेख हसीना जाने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली। हमें ये पता चली कि जो पिछली शेख हसीना की सरकार थी वो लोगों का जो है, लोगों को बहुत अत्याचार कर रही थी। ये 15 साल के शासन में उसने बहुत अत्याचार करी है, एनफोर्स्ड डिसअपेरेंसेस करी हैं, मतलब ज़बरदस्ती लोगों को गायब कर दिया है और लोगों को, अनगिनत लोगों को मार दिया है। बहुत सारी ये कहानी बताई 15 साल में शेख हसीना ने किया है। और इसमें कहानी में मतलब जो मेन कैरेक्टर्स कौन थे, जो जिनको उन्होंने इंटरव्यू किया, बेसिकली जो ये रिपोर्ट इन लोगों ने बनाया है, जितने भी न्यूज़पेपर्स में जो है पब्लिश हुई थी, ज़्यादातर उनको उन्होंने कोट किया हुआ है। और ह्यूमन राइट्स वॉच के जो नुमाइंदे हैं बांग्लादेश के भीतर है, उनको भेजा है जिन लोगों के साथ इंटरव्यू हुआ है। मैं बता क्यों रहा हूँ ये बात, आगे चल के आपको पता चलेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अब क्या है, इन लोगों ने 1 बाय 1 इंटरव्यू किया लोगों का। तो इंटरव्यू में ये जो जब बात आई टॉर्चर फॉर जो एनफोर्स डिसअपियरेंसेस और किलिंग्स के बारे में, तो उन्होंने बेसिकली जाके किन लोगों से मिला, उन लोगों ने मिला, मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे 3 लोगों की मैं नाम बता रहा हूँ। उनमें से 3 लोग थे। एक है माइकल चकमा, एक है मीर अहमद बिन कासिम, अरमान जिस एलियस AKA अरमान, और एक था अब्दुल्लाहिल अमान आज़मी। ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि इनका एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस किया गया था। इसका मतलब इनको गायब कर दिया गया था, इनको कई साल गायब करके रखा गया था, कम से कम 7-8 साल गायब करके रखा गया। और कहा जाता है ये जितने भी थे
उन्होंने कहानियाँ सुनाई, बहुत सारी बातें सुनाई कि देखिए हमें ऐसे ले गए थे, ऐसे बंद करके रखा था, हमें ऐसे टॉर्चर करा, बहुत सारी कहानियाँ सुनाई। और एक था एक हुमान क्वादर चौधरी, उसको भी कहीं उन लोगों ने 2016 में उन लोगों ने गायब कर दिया था, जब ये आज़मी और अरमान जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये माइकल चकमा उस टाइम। लेकिन एक चीज़ इनमें कॉमन, ये जितने भी गायब हुए थे, एक चीज़ इनमें कॉमन क्या था, ये उन लोगों उन लोगों के बेटे हैं जिन लोगों ने कोलैबोरेट किया था पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ जब बांग्लादेश के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। जमात वाले, बेसिकली जमात वाले, जमाती जो थे वो पाकिस्तान के साथ मिले हुए थे, और पाकिस्तान के साथ मिले हुए थे, वो इंडिपेंडेंस चाहते ही नहीं थे ना, वो चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान बना रहे। तो उनके बेटे जो है उन्हीं के बाप का मुहिम चला रहे हैं। कुछ लोगों का तो फांसी हो गया, उनके बेटों का इंटरव्यू लिया गया है। और ये ह्यूमन राइट्स वॉच वाले जो है बहुत न्यूट्रल बनना चाहते हैं ना, बहुत ही न्यूट्रल है देखिए हम लोग, लेकिन टेररिस्ट्स के बेटे जो कि टेररिज्म अभी भी कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू लेके उन लोगों ने ये रिपोर्ट बनाई है कि देखिए भाई अगर तुम लोग को का इन्फोर्स जो है डिसअपियरेंस हुआ था, गायब कर दिया गया था, फिर तुम्हें छोड़ क्यों दिया गया था, तुम्हें जिंदा क्यों रखा गया था? हर कोई क्लेम करता है कि लेके गायब कर देते हैं, फिर मार के नदी में फेंक देते हैं। इनकी स्टोरी यही है, हर किसी से आप सुनेंगे कि यही किया गया है। आईना घौर का एक वो है, कहानी सुनाते हैं वो लोग, और ये एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस का कहानी सुनाते हैं कि हर किसी को गायब कर देते हैं, फिर मार देते हैं। लेकिन ये तो बड़े बड़े टेररिस्ट्स के बेटे हैं, ये कैसे जिंदा बच गए? और ये आके फिर एक ही कहानी बताते हैं, मतलब हर कोई मिला जुला है ना, तो कहानी एक जैसा सुनाना है, तो इसीलिए ये कहानी बनाई गई। तो अब एक तरफा ये शेख हसीना, एंटी शेख हसीना एक बना दी पूरा। आप देखिएगा बांग्लादेश के हर अखबार कवर कर रहा है कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने हसीना के बारे में पूरा विस्तृत रिपोर्ट निकाली है, देखिए क्या 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 था हसीना ने। लेकिन अब रिपोर्ट को न्यूट्रल दिखाना है, तो फिर क्या किया उन लोगों ने, कहा कि हसीना ने जो किया था उसका कंटिन्यूटी ये सरकार भी कर रही है, ये इंटरिम सरकार भी कर रही है। और इस इंटरिम सरकार में इन लोगों ने शुरू किया, मैं बता रहा हूँ, बहुत माइल्ड सा लिखा है, इसमें इतने स्ट्रॉन्ग चीज़ें कोई बताई नहीं गई, बहुत ही माइल्ड चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हो या आपके जो जर्नलिस्ट्स हो, अवामी लीग के जो पार्टी वर्कर्स हो या पार्टी काडर के जो नेता हो, बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, जिस स्तर के नेता हो, अवामी लीग के पार्टी को बिलोंग करता हो, इन सारे लोगों के ऊपर अगस्त 5 जब शेख हसीना चली गई, उसके बाद उन्होंने अत्याचार शुरू कर दिया। ये रिपोर्ट बताती है कि वही पुलिस वाले जो लोग उस वक्त कर रहे थे, वही उल्टा अवामी लीग के ऊपर टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ये भाई कैसे हुआ? फिर एक चीज़ मेरे को अभी भी समझ नहीं आई है, तुम लोग बोल रहे हो कि शेख हसीना की पुलिस हम पे अत्याचार कर रही थी, ये हम लोगों ने मान लिया कि हाँ 15 साल से वो रूल कर रही थी, लेकिन जिस दिन वो चली गई, अगले उसी दिन से एकदम कैसे पासा पलट गया और वही पुलिस वाले अवामी लीग के लोगों को मारना शुरू कर दिया, जर्नलिस्ट पे अत्याचार शुरू कर दी। कैसे शुरू हो गया वो बात? ये बात अभी तक मुझे हजम नहीं हो रही है मुझे। अगर किसी को पता है असलियत क्या है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि पुलिस जो है जर्नलिस्ट्स के अगेंस्ट, कौन जर्नलिस्ट? जो कि रिवोल्यूशन या अपराइजिंग जो भी बोल सकते हो, या गुंडागिरी जो भी इन लोगों ने किया था, एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स जो भी है वो लोग बांग्लादेश में, तो उनके विरोध में जिसने लिखा था उस टाइम जर्नलिस्ट्स ने, अब पुलिस वालों ने उन पे सारे जर्नलिस्ट के ऊपर केस लगा दी है। तो जर्नलिस्ट्स को इन लोगों ने अरेस्ट करा हुआ है। आप बिलीव नहीं करोगे, कहा जाता है करीबन 140 जर्नलिस्ट्स के ऊपर मर्डर चार्जेस लगाए गए हैं। 140 मर्डर चार्जेस, इसका मतलब वो मर्डर चार्जेस का मतलब उन लोगों ने कत्ल किया है, ये बात है कि नहीं? लेकिन किस लिए? क्योंकि ना उन लोगों ने उस टाइम रिपोर्टिंग की थी, अपराइजिंग, ये जुलाई अपराइजिंग के ऊपर रिपोर्टिंग करी थी, इसीलिए उनके ऊपर लगाई गई है। ये सारे जो है फॉल्स और फैब्रिकेटेड चार्जेस है। ये इनका ये मॉडस ऑपरेंडी क्या है मैं बताता हूँ। इन लोगों ने क्या किया हुआ है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ चट्टग्राम का, उस रिपोर्ट में भी मेंशन है कि चट्टग्राम में क्या किया है उन लोगों ने, 28 जर्नलिस्ट के ऊपर मर्डर चार्जेस लगा दी,
क्यों ना उन्होंने रिपोर्टिंग की थी। एक्चुअली में क्या है, 28 जर्नलिस्ट के ऊपर लगा दी, उसके साथ 50 से 60 अननोन पीपल। तो ये बोल रहे होंगे कि मुझे जो समझ आ रही है, क्योंकि ना ये जितने भी हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच ने जितना भी किया है, ये कोई वेरीफाइड तो नहीं है, कैसे हम बता सकते हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि इन लोगों ने शायद इंस्टिगेट किया था, इसीलिए मर्डर हुए हैं। तो इनके जो केसेस है, बांग्लादेश का जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है वहाँ चल रही है। तो ये 28 जर्नलिस्ट्स को फॉल्स जो है, इनको मर्डर केसेस में फंसाया गया है। तो ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद जो है वहाँ पे एक 71 टीवी करके एक चैनल था, तो उस चैनल का जो है जर्नलिस्ट्स, उनको बेसिकली 2 थे, उनको भी शेख हसीना के साथ मर्डर चार्जेस में उनको इम्प्लीकेट करके उनको भी जेल में डाल दिया। तो वो हुआ। फिर उसी 71 टीवी का मैनेजिंग डायरेक्टर को दूसरे जो है मर्डर चार्जेस में आके जेल में डाल दिया। तो बेसिकली क्या है, ये क्या करते हैं, एफआईआर कराते हैं और अननोन लोगों का कुछ और बोलते हैं, अननोन पर्सन्स, ये आदमी शेख हसीना और अननोन पर्सन्स करके एक एफआईआर बना के फिर मर्डर चार्जेस में जेल में डाल देते। देखिए, देश में कोई है नहीं, कानून व्यवस्था कुछ है नहीं, अभी बनाना रिपब्लिक है, तो कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। इसके अलावा उन्होंने क्या किया हुआ है, 150 जो है जर्नलिस्ट का एक्रेडिशन काट दिया है। काटने के बाद सिर्फ ये इंटरिम गवर्नमेंट के फेवर में जो जर्नलिस्ट लिखेंगे उनको एक्रेडिशन दिया गया है और उनको सेक्रेटरीट में अलाउ किया जा रहा है। तो ये बात है। अब इनका ये भी कहना है ह्यूमन राइट्स वालों का कि ये जो आर्बिट्रेरी अरेस्ट्स और जो ड्यू प्रोसेस जो फॉलो नहीं किया गया था, अगस्त 5 से लेकर अगस्त 25 तक कहा जा रहा है कि 92,486 पीपल लोगों के खिलाफ उन लोगों ने मर्डर के एफआईआर लगाए। तो 1 लाख के करीब 92,486 लोगों के खिलाफ मर्डर चार्जेस लगाए इन लोगों ने। ह्यूमनली पॉसिबल है। देखिए, इनके पास वक्त भी कितना है, ये एफआईआर भी लिखवा सकते हैं। तो ये है। उसके बाद एक बहुत मज़ेदार चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली में उनके रिपोर्ट में है। मैं ज़्यादा कुछ उस डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक ओवरऑल आपको एक व्यू दे दूंगा कि क्या है उसमें। उन लोगों ने 8 ऐसे लोगों का इंटरव्यू किया हुआ है, ह्यूमन राइट्स वाले, कि उन्हें दिखाना है ना न्यूट्रल है रिपोर्ट, इसलिए वो गए थे जिन लोगों ने एफआईआर किया था। कहा जाता है कि एक प्रोफेसर था, वो गोली से मर गया। तो किसी एक हाई प्रोफाइल आदमी के अगेंस्ट एफआईआर किया पुलिस ने कि उसने इस प्रोफेसर को मारा है, और उसके साथ उन्होंने अननोन लोगों का नाम जोड़ दिया है। लेकिन ये एफआईआर जो है, ये जो उस प्रोफेसर के माँ को बोला गया कि एफआईआर लिखो, तो एफआईआर लिखने के बजाय उन्होंने क्या किया पता है, उन लोगों ने कोरे कागज़ में उनसे साइन करवा दिया, कहा कि हम एफआईआर लिख देंगे। फिर क्या किया, उन्होंने अपने तौर से पुलिस वालों ने किसी का नाम लेके कि ये फलाना आदमी इन्वॉल्व है इस प्रोफेसर के डेथ में, उसके साथ कुछ अननोन लोग भी थे। जब इस प्रोफेसर के माँ को पूछा गया कि आपके बेटे को इस आदमी ने मारा था, तो उसकी माँ बोल रही है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, उन लोगों ने कहा था कोरे कागज़ पे साइन कर दो, मैंने कर दिया। तो इसी तरह से और एक आदमी जो आपका डॉक्टर था, इसी तरह से मारा गया था। फिर 2 जो है आपके हॉस्पिटल के हेल्थ वर्कर्स थे। भाई हेल्थ वर्कर्स वो काम कर रहे थे हॉस्पिटल में उस टाइम, जब ऑपरेशन जो भी आ रहे थे चिकित्सा के लिए, उनका सेवा कर रहे थे। कहा जाता है कि उनके अगेंस्ट में भी एफआईआर किया है। ऐसे जिन लोगों ने एफआईआर करा हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई है, वो उनसे सिर्फ पुलिस वाले जो है कोरे कागज़ पे दस्तखत करवा रहे थे। और एफआईआर जो अपने मन से किसी इसने मर्डर किया है इन लोगों का, उस बंदे ने मर्डर किया है इन लोगों का। तो जिन लोगों का डेथ हुआ है, उनके फैमिली मेम्बर्स से सिर्फ कोरे कागज़ पे ये सिग्नेचर करवाया है, और ऐसे ही लोगों को फंसा रहे हैं वो लोग। तो किसी बैरिस्टर को भी उन्होंने फंसाया हुआ है, ऐसे हाई प्रोफाइल सारे लोगों को ऐसे ही फंसाया हुआ है। तो जब लोग जाते थे एफआईआर दर्ज करवाने, उनको तो पता नहीं है उनके बेटे को या उनके माँ को या उनके पिता को किसने मारा है, तो उनको नहीं पता है। तो वो अननोन पर्सन के ऊपर एफआईआर लिखवाना था। तो पुलिस वाले ने कहा, और ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स जब लेके जाते थे एफआईआर करवाने, तो उनका ये कहना था कि देखो, तुम्हें मुआवजा चाहिए कि नहीं चाहिए, हम अभी सरकार में हम तुम्हें मुआवजा देंगे, तो तुम्हें मुआवजा चाहिए कि नहीं चाहिए।
तुम्हें मार्टरडम चाहिए कि नहीं चाहिए, शहीद घोषित करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम्हें मेडल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये लोग क्या करेंगे, बेचारे गरीब लोग हैं, उनको कॉम्पेंसेशन भी चाहिए, उनको नाम भी चाहिए। तो इसके कारण वो लोग चुप है, सिर्फ वो कोरे कागज़ पे साइन करके वो जाते हैं, एफआईआर करवा के वापस आ जाते हैं। तो बेसिकली इसी तरह से इतने सारे जो मर्डर के केसेस इतने लोगों के ऊपर लगाया गया है बांग्लादेश के भीतर। मतलब मैं बोल रहा हूँ शेख हसीना के आवामी लीग पार्टी या शेख हसीना के जो सरकार में जो मंत्री थे या शेख हसीना खुद, उनके ऊपर जो केसेस लगाए। उसके अलावा इसी ह्यूमन राइट्स वॉच ने जो हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है, दे कोटेड वर्बटम, मतलब जो मोहम्मद यूनिस जो चीज़ उसने कहा था वही चीज़ को वो चुन चुन के उसी न्यूज़पेपर क्लिप्स को उठा के उन्होंने कोर्ट आपका जो है रेफरेंस करके इस रिपोर्ट में मेंशन किया है। मोहम्मद यूनिस ने क्या कहा था कि हिंदू जो थे पॉलिटिकल रीजंस में मारे गए थे, क्योंकि ना हिंदूज वेर आवामी लीग मेंबर्स, मतलब आवामी लीग के लोग थे इसलिए मारे गए थे। तो ऐसा एक कलर दिया इस ह्यूमन राइट्स वॉच ने कि ये हिंदू जो थे आवामी लीग के लोग थे इसीलिए मारे गए हैं। दे टोड द लाइन ऑफ मोहम्मद यूनिस, ये बात है। अब ये रिपोर्ट तो तैयार होके आ गई है, अभी रिपोर्ट की टाइमिंग की बात करेंगे। रिपोर्ट का टाइमिंग देखिए, मोहम्मद यूनिस गया डावोस, स्विट्जरलैंड गया था वहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक इसमें अटेंड करने। तो वहाँ बैठ के उसने 4 दिन रहा ना, तो उसके पास टाइम ही टाइम थे। ये बोल रहे हैं कि इसने फलाना ये बिजनेसमैन से मिला, इससे मिला, उससे मिला, ये था वो था। बेसिकली ये बैठ के इस रिपोर्ट को पढ़ा इसने, उसने कहा कि जो जोड़ना है निकालना है उसने करा होगा इसको, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स वॉच की हिस्ट्री में बता रहा हूँ आपको। ये ह्यूमन राइट्स वॉच जो एक्चुअली में शुरुआत हुई थी हेलसिंकी वॉच करके 1978 में फिनलैंड में। तो ये फिर बाद में जाके उसका नामकरण हुआ ह्यूमन राइट्स वॉच। अब ये ह्यूमन राइट्स वॉच आपका ये ह्यूमन राइट्स वॉच जो है एक बड़ा एनजीओ है, ग्लोबल इंटरनेशनल एनजीओ है। तो उसको फंडिंग करती है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का मालिक कौन है? जॉर्ज सोरोस, जो कि डीप स्टेट का बंदा है। डीप स्टेट मतलब आपको सबको पता है, तो इसमें और मुझे बताने वाली कोई बात नहीं है मेरी। अब ये इसने क्या किया था, इसने 2010 में उसने ह्यूमन राइट्स वॉच को पैसे देने शुरू किए हैं। उसने करीबन $100 मिलियन उसने दिए हैं ह्यूमन राइट्स वॉच को। और तो ये बेसिकली जो है जॉर्ज सोरोस के पैसे से चलता है ये ह्यूमन राइट्स वॉच। तो आप और ह्यूमन राइट्स वॉच देखिए, दिसंबर पहले हफ्ते जब इलेक्शंस में ये जो बाइडेन हार गया, जो बाइडेन का गुरु यूनिस का गुरु कौन? बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन गुरु माता, फिर बराक ओबामा, ये सब उसके हैं गुरु। ये सारे जॉर्ज सोरोस से इन्वॉल्व हैं। यूनिस जॉर्ज सोरोस से इन्वॉल्व है। तो नवंबर महीने के आखिरी में दिनों में एलेक्स सोरोस, जो कि जॉर्ज सोरोस का बेटा है, वो आया था यूनिस से मिलने। मुझे ध्यान नहीं आ रहा नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक, इस वक्त आया था। मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया था कि वो आया था मिलने। वहाँ पे उनकी बहुत सारी बातें हुई हैं, क्यों ना ये जितने भी चीज़ें हैं ये जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन ही ह्यूमन राइट्स वॉच का जो है ये रिपोर्ट बनाया होगा। एक्चुअली में क्या है मैं बताऊंगा और आगे चल के। ये एनजीओ जितने हैं बांग्लादेश में ये सारे फंडेड बाई जॉर्ज सोरोस, मोस्टली फंडेड बाई। सबसे बड़ा जो एनजीओ है वो फंडेड बाई जॉर्ज सोरोस, मैं बता रहा हूँ। उसका नाम है बांग्लादेश रूरल एडवांसमेंट कमिटी, BRAC। इसका जो फाउंडर था फजल हसन अबेद, ये अभी नहीं है, ही इज डेड। तो ही इज लेट फजल हसन अबेद, ये बहुत ही घनिष्ठ दोस्त है मोहम्मद यूनिस का। मोहम्मद यूनिस का एक आपका ग्रामीण वो वाला एनजीओ, उसके साथ साथ यूनिस सेंटर एक है। तो ये मोहम्मद यूनिस और ये जो फजल हसन अबेद BRAC, ये दोनों मिलके 2 एनजीओ चलाते हैं बांग्लादेश के भीतर। एक्चुअली में क्या है, इनका बहुत कनेक्शन है जॉर्ज सोरोस और क्लिंटन फाउंडेशन के साथ। ये जो फजल हसन अबेद जो है, ये क्लिंटन इनिशिएटिव अवार्ड बहुत पहले मिल चुका है। ये दोनों
ये मोहम्मद यूनिस और ये फजल हसन आबिद को दोनों को मिला है क्लिंटन फाउंडेशन अवार्ड। तो ये एक बड़ा एक वो है गेम प्लान है जो कि मोहम्मद यूनिस आज से नहीं, आज से करीबन 15-20 साल से चला रहा है बांग्लादेश के भीतर ये सारी पॉलिटिक्स। एक्चुअली में जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन ने बांग्लादेश में और पाकिस्तान में अपना फाउंडेशन का ऑफिस खुला था 2005 में। उस टाइम में भी शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप लोग अगर गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, वो तब जो इंटरिम सरकार बनी थी उस वक्त, उस टाइम ये मोहम्मद यूनिस एक एडवाइजर हुआ करता था किसी डिपार्टमेंट का। फिर 2009 के इलेक्शन के पहले जो इंटरिम सरकार बनी थी तब इसी मोहम्मद यूनिस को बोला गया था कि तुम चीफ एडवाइजर बनो, लेकिन ये तब नहीं बना था क्योंकि तब उसके जो बिल हिलरी क्लिंटन के साथ बहुत सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व था, तो उसके पास वक्त नहीं था और उसको पता था कि अभी मेरे पास वक्त, अभी शायद इलेक्शंस होंगे तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसका बड़ा शौक था बांग्लादेश का हेड बनने के लिए। तो ये जो ह्यूमन राइट्स जो वॉच है, बेसिकली ये जो रिपोर्ट है इट्स अ टोटल शैम बोल सकते हैं आप, क्यों ना, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन। तो वी नो देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डीप स्टेट इन दिस रिपोर्ट एंड मोहम्मद यूनिस इज अ स्टूज ऑफ द डीप स्टेट हु इज सिटिंग इन बांग्लादेश। तो ये बात है। अब इससे आगे देखिए, टाइमिंग देखिए हर चीज़ का, वो गया, वो डावोस से वापस आया, ये ह्यूमन राइट्स वॉच का रिपोर्ट निकला, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ का आईसीटी जो है इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल जो है, उसका स्पेशल प्रोसिक्यूटर एडवाइजर करके एक है, बैरिस्टर टॉबी कैडमैन, वो आया है। उसने क्या कहा, उसने कहा कि टॉबी कैडमैन हैज एक्सप्रेस्ड होप that India will respond positively to Bangladesh's request for repatriation of ousted Prime Minister Sheikh Hasina to face justice। तो ये जो है अभी ये आया है, ठीक। देखिए इसने दिया, जब ये बात सामने आई उसके बाद इसने कहा, लेकिन उसके आगे उसने ये भी कहा कि it's now India's decision whether to stand for justice or support impunity. I hope they will choose justice। मतलब इंडिया को एक टॉन्ट मारा, भाई तू कौन है, तू थर्ड पार्टी है, और शेख हसीना को लेके बातचीत भारत और बांग्लादेश के बीच होगी। वैसे भी इफ शी इज लिविंग हियर, इफ इंडिया इज गिवन हर रिफ्यूज, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तेरा क्या है इस चीज में, भाग यहाँ से। तो ये बात है। अब क्या है, अभी नाउ व्हाई दिस रिपोर्ट, अभी क्यों ये रिपोर्ट निकाला है? अभी इसलिए रिपोर्ट निकाला है क्योंकि बांग्लादेश का जो है इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर रहा है। ये मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है बांग्लादेश के भीतर, वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अभी जो है बांग्लादेश का जो अभी लौटाने हैं एक्सटर्नल बोरोइंग्स जो है $100 बिलियन है, ऊपर से इंटरेस्ट का भार बढ़ रहा है। इसीलिए तो वो गया था ना चाइना, ये जो तौहीद हुसैन जो उनका फॉरेन एडवाइज़र, वो गया था, वो बैंक से बोला था ना कि भाई हमारा थोड़ा लोन जो है रिपेमेंट का म्याद जो 30 साल बढ़ा दो और इंटरेस्ट रेट कम कर दो। ये लौटा नहीं पा रहे हैं पैसे, ऊपर से और भी मांग रहे हैं देशों से। अब जो विदेशी बैंक जो हैं सारे उन्होंने मना कर दिया है लोन देना। ऊपर से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसको देना था एक $4.7 बिलियन का बजट सपोर्ट लोन, उसने रिलीज ही नहीं किया, उसने बंद कर दिया। तो अभी ये फाइनेंशियल क्राइसिस है बांग्लादेश के भीतर। तो टू डाइवर्ट द अटेंशन, तो उसने ये रिपोर्ट निकाली और ये इसने मोहम्मद यूनुस ने खुला चैलेंज दिया है ट्रंप को कि भाई तूने मेरा यूएस एड जो है उसको बंद कर दिया है, तो क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, मेरे पास अभी बैकिंग है। ये रिपोर्ट जो है मेरे लिए अभी रामबाण है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, लोग मेरे साथ होंगे। यू कैनॉट अनसीट मी, पहली बात। अभी दूसरी बात क्या है, अभी मैंने कहा भी है पिछले वीडियोस में, वो मुसलमान देशों के साथ, जो इस्लामिक कंट्री के साथ बहुत गहरा दोस्ती कर रहा है। तो अभी क्या हुआ है, उसने सऊदी का जो एम्बेसडर है उसको एक बांग्लादेश मेडल फॉर डिप्लोमेटिक एक्सीलेंस दिया हुआ है। देखिए पाकिस्तान के राह पे चल रहा है बांग्लादेश। पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान सऊदी का पैर पकड़ता है, पैसे मांगता है, पैसे मिल भी जाते हैं, सऊदी दे देता है $2-4 बिलियन। अब बांग्लादेश भी क्या कर रहा है, उसी राह में चल रहा है।
भाई 100 बिलियन का कर्ज ऑलरेडी है तेरे सर के ऊपर, तू अभी मांगेगा, ये सऊदी से मांगेगा। लेकिन सऊदी का जो है धीरे धीरे आर्म ट्विस्टिंग शुरू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या कहा है कि भाई $1 ट्रिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट कर अमेरिका के भीतर। इसने तो $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। अभी उसका जीडीपी कितना है, उसका डबल वो कैसे क्या करेगा वो जाने। और ऊपर से जो है उसने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई तेल के दाम कम कर। तो सऊदी का ये हालत है। मोहम्मद यूनिस जो है उसको लग रहा है कि भाई अभी तो डीप स्टेट का कोई पावरफुल बंदा नहीं रहा जो कि पावर में है। मैं अभी बहुत पावरफुल हूँ, बांग्लादेश का इंटरिम चीफ हूँ, आई एम द मोस्ट पावरफुल इन एशिया, आई कैन। अभी उसके उनके पेपर्स में देखिएगा कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भर भर के आएंगे, यहाँ से आएंगे वहाँ से आएंगे। टेक्सटाइल बिल्कुल ख़त्म। आज के डेट में ट्रेन बिल्कुल बंद पड़ा है क्योंकि ना उनके जो रेलवे के स्टाफ सारे यूनियन स्ट्राइक पे चले गए हैं। ऊपर से टेक्सटाइल का वैक्सीम को खोल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि ना उस बेचारे जो मालिक था उसको तो जेल में लेके भर दिया है। तो अब चलाने के लिए खुद को पैसे नहीं है, उसके सारे पैसे जब्त कर लिए हैं, तो अभी चल नहीं रहे हैं मिल। तो ये टेक्सटाइल वाले जो हैं, जो कपड़े बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये है। तो ये मोहम्मद यूनिस अपने आप को बड़ा चालाक समझता है। नाउ इज द टाइम Trump should understand that this fellow will become a great hurdle for Trump administration because he is the person who will play all the mischief against America because now he is in power in Bangladesh. तो ये बहुत सारी गड़बड़ी फैला सकता है पाकिस्तान के साथ मिलके। मैंने कहा भी है, पिछले वीडियोस आप देख लीजिए पाकिस्तान के साथ मिलके वो क्या करतूतें कर रहे हैं। तो ये अभी कहानी है, ये अभी डीप स्टेट जो है डीप स्टेट्स के साथ मिलके अभी ये खुराफात कर रहा है मोहम्मद यूनिस। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।